कैपेसिटेंस का क्वेश्चन है कौन से ईयर का है? फर्स्ट मार्च 2024 का क्वेश्चन है जी। कह रहे हैं कि 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर 4.1। डिटरमिन द टोटल कैपेसिटेंस इन माइक्रोफैरड ऑफ द टोटल नेटवर्क। ठीक है जी, सिंपल सी बात है कि जब पैरेलल में लगे हुए होते हैं तो टोटल कैपेसिटेंस का फार्मूला है सिंपल, वो ऐड हो जाते हैं। और सीरीज़ में लगे हुए हों, जैसे कि ये वाला जो कॉम्बिनेशन है वो इस वाले के साथ सीरीज़ में लगा हुआ है, तो जो टोटल कैपेसिटेंस है वो ऐसे फिर ऐड होगी। मतलब अगर ये इसको मैं प्राइम कह लूँ तो ये आ जाएगा 1/45 माइक्रो। मैं अभी नहीं लगाऊंगी, एंड पे डायरेक्ट लगा दूंगी, आंसर के साथ लगा हुआ है। तो बस इन दोनों को ऐड करके जो आंसर आया यानी 30 माइक्रोफैरड, वो इसके साथ पैरेलल में आएगा तो ये 1/30 आ जाएगा। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये लिखा हुआ है जी 18 माइक्रोफैरड इसका आंसर आना चाहिए। आप ज़रा चेक कर लें कि 18 आता है या नहीं आता। यस मैम, आता है। चलें, सही हो गया जी। इसमें कह रहा है कि अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 45 माइक्रोफैरड इज कनेक्टेड टू अ वेरिएबल पावर सप्लाई इनिशियली सेट एट 8 वोल्ट्स। आपने 45 वाले को 8 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया हुआ है। आउटपुट ऑफ द पावर सप्लाई इंक्रीजेज सो दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इंक्रीजेज टू 9.6 वोल्ट, यानी पोटेंशियल आपका बढ़ गया तो कैपेसिटेंस तो उतनी ही रहेगी, लेकिन जो चार्ज उस पर स्टोर हो रहा है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो उसने कहा कि इंक्रीज इन एनर्जी आपने बतानी है, तो आपने वो वाला फार्मूला लगाना है जिसमें क्यू ना हो, क्योंकि क्यू जो है यानी चार्ज की वैल्यू है वो इंक्रीज होगी। तो आपका फार्मूला जो सी और वी वाला होता था 1/2 CV², वो लगना चाहिए। अच्छा, इसमें कहीं ये गलती ना कीजिएगा, मैं आपको क्लियरली बता दूं कि अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं, बहुत बड़ी मैथमेटिकल मिस्टेक है कि वो क्या लिखेंगे कि डेल्टा ई इज इक्वल टू 1/2 C डेल्टा V²। बेटा इसमें ये चीज़ यानी टेक्निकली गलत होगी, क्योंकि इसका ये मतलब होगा अगर आप इस तरह से सॉल्व करते हैं, वैसे आप ये कहेंगे कि पहले पोटेंशियल 8 था अब 9.6 हो गया, तो यार मैं चेंज इन पोटेंशियल इधर लिख देता हूँ या लिख देती हूँ और कैपेसिटेंस जो है 45 माइक्रोफैरड डालेंगे तो चेंज इन एनर्जी आ जाएगी। दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि इसका ये मतलब है कि 1/2 C यानी इनिशियल पोटेंशियल या फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल का स्क्वायर, ये ऐसे है, यानी इन दोनों का स्क्वायर होल स्क्वायर बन रहा है। लेकिन रियलिटी में क्या है कि इनिशियल एनर्जी अगर आपकी थी 1/2 CV इनिशियल पोटेंशियल का स्क्वायर, तो फाइनल एनर्जी जो होगी वो बनेगी 1/2 C फाइनल पोटेंशियल का स्क्वायर। और आप जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी आप चेंज इन एनर्जी निकालेंगे, तो दैट चेंज इन एनर्जी जो है वुड बी इक्वल टू 1/2 C फाइनल पोटेंशियल का स्क्वायर माइनस इनिशियल पोटेंशियल का स्क्वायर, यानी 1/2 C कॉमन आ जाएगा। तो इसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। बड़े अच्छे लाइक स्टूडेंट्स को भी मैंने ये वाली मिस्टेक करते हुए देखा है कि वो चेंज इन एनर्जी वाले उसमें ये वाला गलत काम कर देते हैं कि वो VF माइनस VI निकाल लिया यानी चेंज इन पोटेंशियल निकाल लिया और बाद में उसको स्क्वायर कर दिया, हालांकि बेटा वो उनका इंडिविजुअल स्क्वायर है और फिर सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आ जाएगा जी 6.3 इसका आंसर आता है। 6.3 इंटू 10 इज पावर -4 जाउल्स। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आंसर यही आना चाहिए, 6.3 इंटू 10 इज पावर -4। अगला पार्ट है जी इसका, वो कह रहा है कि अ साइनोसॉइडल AC पावर सप्लाई इज कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ अ ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर आपको पता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ 4 डायोड्स होता है। 4 डायोड्स लगे हुए होते हैं और डायोड का काम आपको पता है कि क्या है कि AC को DC में कन्वर्ट करके देना। लेकिन अगर 1 डायोड लगा हुआ हो तो फिर वो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होती है और 4 डायोड्स हैं तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन होगी। आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर इज कनेक्टेड टू लोड रेजिस्टर, मतलब कनेक्शन फ्रॉम द आउटपुट ऑफ द ब्रिज रेक्टिफायर, ये आपने लोड रेजिस्टर के साथ लगाया हुआ। कहता है कि कंप्लीट द सर्किट बाय एडिंग अ कैपेसिटर टू स्मूथ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लोड रेजिस्टर। तो यहाँ पे आप सीधा ऐसे कर देंगे ये, ठीक है जी, ये आपका आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है,
इसमें देखें जी, इसने दिखाई है आपको वेरिएशन, कहता है वेरिएशन विद टाइम टी ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द स्मूथ आउटपुट इज शोन। वैसे बाय द वे एक बात बताऊं कि इन्होंने ये स्ट्रेट लाइंस बनाई हुई हैं, लेकिन ये हल्का सा कर्व होता है। आई होप ये कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये स्ट्रेट लाइन मुझे तो नहीं लग रही, ये होती भी कनकेव कर्व्स हैं। ये देखें, आप जरा देख रहे हैं, अगर ये स्ट्रेट लाइन होती बेटा तो ये ऐसे आनी थी, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व है हल्की सी, तो इसीलिए ये, यानी कि जब आपने पेपर में बनानी होगी ना स्मूथिंग वाली, मतलब ये ऐसे करके फुल वेव रेक्टिफिकेशन उसने दिखाई हुई होती है, ऐसे और ऐसे, तो आपने ये ऐसे कर्व ऐसे दिखानी होगी, स्ट्रेट लाइन नहीं बनानी, ठीक है। तो इन्होंने भी देखें स्ट्रेट लाइन नहीं बनाई हुई, अगर स्ट्रेट लाइन होती तो ये जो मैंने आपको स्केल रख के दिखाया है वो ऐसे होती। तो क्योंकि अक्सर ये बनानी आ जाती है पेपर में कि इसको ड्रॉ करके दें। क्वेश्चन में कह रहे हैं जी, डिटरमिन द टाइम कांस्टेंट इन मिली सेकेंड ऑफ द स्मूथिंग सर्किट। आपने इसका टाइम कांस्टेंट निकालना है। टाइम कांस्टेंट का एक फार्मूला होता है RC, ठीक है, एक ये फार्मूला होता है। और टाइम कांस्टेंट का एक और फार्मूला ऐसे भी निकल सकता है, मतलब Q इज इक्वल टू Q0 e रेज़ पावर माइनस टी ओवर टाइम कांस्टेंट, या फिर V इज इक्वल टू V0 e रेज़ पावर माइनस टी ओवर टाइम कांस्टेंट। अब ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में आपको रेजिस्टर की वैल्यू मालूम है और ना ही कैपेसिटर की वैल्यू, कैपेसिटेंस की वैल्यू मालूम है कि उसकी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या है। तो ये ग्राफ बनाया हुआ है आपके सामने, तो फिर आपके पास क्योंकि टाइम कांस्टेंट का फार्मूला T इज इक्वल टू RC में रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों चाहिए होती हैं, तो आप ये फार्मूला नहीं लगा सकते। और ये जो आपके पास ग्राफ नज़र आ रहा है वो पोटेंशियल और टाइम का ग्राफ है, तो आप यही वाला फार्मूला जो है ना वो यूज़ करेंगे। अब इसमें देखें कि इनिशियल पोटेंशियल आपका जो है वो V0 वो 4 वोल्ट्स है, और जब आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज करता है तो फिर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो कितनी है जी, 3.4, ठीक है जी, 3.4 पोटेंशियल की वैल्यू है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3.4, यानी पोटेंशियल डिक्रीज़ हो गया उसकी वजह से, डिस्चार्जिंग की वजह से, और ये वाला पोटेंशियल 4 आ जाएगा। और ये कितने टाइम में डिस्चार्जिंग हुई है, 5 से लेकर ये वाला जो टाइम है ये 11, 12, 13, ठीक है, मिली सेकेंड। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 8 मिली सेकेंड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू भी आपकी लग जाएगी। तो अब जी इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा आपको कर देती हूँ, बाकी फिर आप सॉल्यूशन देखते रहिएगा। ये जी इसमें आ जाएगा पोटेंशियल, अच्छा उसमें तो 3.4 इज इक्वल टू 4 e रेज़ पावर माइनस 8 इंटू 10 रेज़ पावर। अच्छा, ये आंसर भी मिली सेकेंड में टाइम कांस्टेंट का, तो मैं ऐसा करती हूँ कि मिली सेकेंड को कन्वर्ट नहीं करती, ठीक है। टाइम कांस्टेंट का आंसर मिली सेकेंड में है, तो ये -8 ओवर टॉ आ जाएगा। अब आपको पता है कि ये क्या करना है इसके साथ, ये आपने 4 उधर ले जाके डिवाइड कर दिया, इसका आंसर आ जाएगा। और अब आप नेचुरल लॉग ले लेंगे दोनों साइडों पे, यानी नेचुरल लॉग ऑफ ये 3.4 डिवाइड बाय 4 जो भी आंसर है, एंड नेचुरल लॉग ऑफ e रेज़ पावर माइनस टी ओवर टॉ। उसके बाद आपको पता है कि पावर रूल लगेगा यहाँ पे, -t ओवर टॉ इंटू नेचुरल लॉग ऑफ e, और नेचुरल लॉग ऑफ e 1 के इक्वल होता है, तो -t ओवर टॉ जो है ये इसका, यार इसका नेचुरल लॉग बताइएगा 3.4 ओवर 4 का क्या आंसर आता है उसका नेचुरल लॉग लेके बताएं ज़रा। -0.160, और बस आपका टाइम कांस्टेंट जो है ना वो 36 निकलना चाहिए। ज़रा चेक कर देते हैं ये 36 ही आ रहा है आंसर या नहीं। 149 निकल रहा है। 8 डिवाइडेड बाई 0.16 से आंसर देखें, 8 डिवाइडेड बाई 0.16 करना है। एक मिनट, मैंने, ठीक है, यहाँ पे मुझे लगता है कि मैंने गलती की है यार, ये 3.4 ही नहीं है,
मुझे लग रहा है ये 3.2 जी बिल्कुल, ये 3.4 जिसको मैंने कहा है ये 3.2 है। आई एम सॉरी, ये 3.2 है वैल्यू, ठीक है जी, 3.2। तो ये फिर इसको आप चेंज कर लें आप, तो बस आंसर फिर आ जाएगा 36। नेक्स्ट पे जी आ जाएं। ये मैंने रीडिंग यहाँ से जी गलत ले ली थी, 3.4 नहीं है ये 3.2 है, सो इसको करेक्ट कर लें। आगे कहता है डी पार्ट में कि एक साइनोसॉइडल एसी पावर सप्लाई है और उसकी मैक्सिमम पावर 16 वॉट है। तो स्टेट द वैल्यू ऑफ द मीन पावर व्हेन द आउटपुट ऑफ द पावर सप्लाई इज फुल वेव रेक्टिफाइड एंड हाफ वेव रेक्टिफाइड। तो आपने मीन पावर बतानी है बेटा। एक बात है कि जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन होती है वो ऐसी होती है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता, बस वो जो साइनोसॉइडल जो यानी कि वो जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो भी पॉजिटिव में हो जाता है, तो सेम होगी। यानी फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए जो मीन पावर की वैल्यू है वो कैसे आप निकालते थे यार, मिनिमम पावर प्लस मैक्सिमम पावर डिवाइडेड बाय 2, ये फार्मूला होता है मीन पावर का। तो ये आ जाएगा 0 + 16 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये आपकी आ जाएगी 8। अच्छा, आपको पता है कि मीन पावर के और कौन कौन से फार्मूलाज हैं? एक फार्मूला वो भी है कि आप ना मीन पावर ऐसे भी निकाल सकते हैं कि RMS करंट मल्टीप्लाइड बाय RMS पोटेंशियल, P = VI होता है ना, तो ये इस मेथड से भी निकल सकता है। या फिर आप यूं भी कर सकते हैं कि RMS करंट का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं मीन पावर के लिए RMS पोटेंशियल का स्क्वायर ओवर रेजिस्टेंस। ठीक है, ये तीनों फार्मूलाज वर्क करेंगे। इसके अलावा एक और भी तरीक़ाकार है, यानी एक तो ये मेथड आ गया ना, और एक आपको वो भी पता है ना कि आपकी जो मैक्सिमम करंट होती है I वो क्या था, RMS वैल्यू = I0/√2। एक तो ये भी होता है फार्मूला। तो अगर आप यूं कर लें मीन पावर निकालने के लिए, मीन पावर का फार्मूला भी मैंने आपको बताया कि ये RMS का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस है। तो अब आप RMS की वैल्यू अगर यहाँ पे डालेंगे तो I0² ओवर इसके भी स्क्वायर रूट आएगा, तो ये 2 आ जाएगा इनटू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मीन पावर का ये फार्मूला भी वर्क करेगा। ठीक है, और आप इसके लिए यानी कि मीन पावर इस तरह भी निकाली जा सकती है, यानी इसी तरह मीन पावर के लिए V और I के फार्मूलाज भी निकाल लें, यानी V0/√2 टाइम्स I0/√2, तो ये आ जाएगा V0 I0/2। ये भी फार्मूला एवरेज पावर के लिए वर्क कर सकता है। तो क्योंकि ये बड़ा फेमस सा है कि हर जगहों पे ना इसके फार्मूलाज और ये बड़े मतलब वो करते हैं, बंदे को ट्रिक करते हैं, तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि एवरेज पावर जो है, कॉन्सेप्ट आपने ये लगाना होता है कि एवरेज पावर जो है वो बेसिकली एवरेज करंट की वजह से होती है। तो अगर आप एवरेज पावर यूज़ कर रहे हैं तो एवरेज करंट जो है वो RMS करंट होता है, तो वो लगा दें और बस फिर फार्मूला लेके चलें जो पुराना है I² वाला। जबकि आप RMS करंट की वैल्यू डालकर RMS करंट की वैल्यू इस जगह पे पुट करें तो वो मैक्सिमम करंट की फॉर्म में आपकी एवरेज करंट आ जाएगी, तो वो तब भी एक फार्मूला बन जाएगा। अच्छा, इन सब के अलावा आपको एक और बता देती हूँ कि एक और चीज़, कि अगर फ़र्ज़ करें कि उसने आपको मैक्सिमम पावर की वैल्यू बस दी हुई है और आपसे मीन पावर मांगता है, तो बेटे मीन पावर इज़ मैक्सिमम पावर का 1/2, ये भी है। ठीक है जी, ये भी एक वे आउट है। भला ये मुझे कैसे पता चला? अभी देखें, अभी मैंने आपके सामने एक फार्मूला लिखा था V0 I0/2, अभी लिखा था। तो V0 I0 क्या होती है? मैक्सिमम पावर ही तो होती है। तो वहाँ से देखें मैंने आपको बता दिया कि यार ये मैक्सिमम पावर डिवाइडेड बाय 2 करें तो आपकी मीन पावर बनती है। तो इस लिहाज से आप, या फिर ये फार्मूला जो है जो बिल्कुल बेसिक है कि मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2, दिस इज़ एवरेज पावर और मीन पावर। तो आपको बच्चे सारे फार्मूलाज इसके आने चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आगे आ जाएं जी, क्या कह रहा है वो? आगे कह रहा है कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन यही है
कि जो आपकी फुल वेव है उसमें से एक साइकिल मिसिंग है, तो यही वाली जो आपकी पहली वाली रीडिंग है उसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी मीन पावर फॉर द हाफ वेव रेक्टिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। और नेक्स्ट पास, ठीक है, एक्स एंड वाई, और वो सीरीज़ में लगे हुए हैं आपके सामने। और उसके बाद क्या है जी कि फिर ये लोग कह रहे हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ एक्स इज सी एक्स एंड कैपेसिटेंस ऑफ वाई इज सी वाई, डिराइव एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड सी वाई फॉर द कंबाइंड कैपेसिटेंस सी टोटल ऑफ द कैपेसिटर्स इन द सर्किट। तो ये सीरीज में लगे हैं जी बेटा, इक्वल चार्ज, हाँ जी, इक्वल चार्ज है इन पे, और पोटेंशियल जो है वो दोनों पे डिवाइड हो रहा होगा। एक्सप्लेन योर रीजनिंग करनी है। तो ये वाली जो चीज़ है, अब मसला पता है क्या आ गया है कि आपको याद होगा कि ये जो डेरिवेशन है असल में वो इसकी डेरिवेशन मांग रहा है। तो आपको याद अगर नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि इसकी डेरिवेशन ऐसे होती है कि ये पोटेंशियल, बैटरी का पोटेंशियल इन दोनों के क्रॉस ड्रॉप होगा, यानी Vx प्लस Vy इज इक्वल टू V, और फार्मूला जो है कैपेसिटेंस का C इज इक्वल टू Q बाई V से, तो V इज इक्वल टू Q बाई C आ जाएगा, यानी Q बाई C x प्लस Q बाई C y इज इक्वल टू टोटल चार्ज ओवर टोटल कैपेसिटेंस। ये इक्वेशन लगेगी यहाँ पे जी। ठीक है जी, ये इस जनरल इक्वेशन से पोटेंशियल को सब्जेक्ट बनाया तो Q बाई C आ गया, और Q मैं सबका सेम क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि सीरीज सर्किट है तो पूरे सर्किट में जो चार्ज की वैल्यू है वो कांस्टेंट होगी। तो ये पूरा चार्ज ऊपर से कॉमन लेके आप काट सकते हैं, तो 1/CX प्लस 1/CY, ये आपकी 1/C टोटल होगी। अब ये आपकी चॉइस है कि ये वाली जो मैंने मज़ीद मैथमेटिक्स ये किया, आप ये करना चाहें तो कर लें, वरना रहने भी दें, तो ये ही फाइनल आंसर आप लिखें तब भी ठीक है। तो बेसिकली वो एक्सप्लेन योर रीजनिंग में इसकी डेरिवेशन मांग रहा था कि असल में ये फार्मूला आया कैसे है। तो ये फार्मूला वो पोटेंशियल वाले से आया। इसी तरह अगर नेक्स्ट टाइम में वो आपसे ये कहे कि ऐसे करके दो लगे हुए हैं, ठीक है, एक्स और वाई इनकी कैपेसिटेंस है और ये पोटेंशियल लगा हुआ है, तो आप डिराइव करें जी, आप कहें कि इसकी जो टोटल कैपेसिटेंस है वो ये आएगी, तो आप बताएं कि एक्सप्लेन करें इसकी रीजनिंग, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आप इसको कैसे डिराइव करेंगे, इसमें आप चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे, यानी इस वाले के ऊपर चार्ज x होगा, इस वाले पे चार्ज y होगा, यानी चार्ज डिफरेंट होगा। तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू चार्ज ऑन x प्लस चार्ज ऑन y, और फिर आप फार्मूला C इज इक्वल टू Q बाई V लेंगे, तो Q आ जाएगा C इंटू V, यानी ये C टोटल इंटू बैटरी का पोटेंशियल V है, और यहाँ पे C x इंटू पोटेंशियल, इसके x के ऊपर भी वही पोटेंशियल है जो बैटरी का पोटेंशियल है, प्लस y के ऊपर भी वही पोटेंशियल है जो बैटरी का पोटेंशियल है, और v कट जाएगा पूरी इक्वेशन में से, तो ये आपका जो है ना रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। नेक्स्ट है जी, कह रहे हैं कि 2 कैपेसिटर्स P and Q आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ पावर सप्लाई ऑफ वोल्टेज V। कैपेसिटेंस ऑफ P इज 200 माइक्रोफेरेड, Q की कैपेसिटेंस जो है वो 0 से 400 के दरमियान वेरी की जा सकती है। तो कह रहे हैं कि जब कैपेसिटेंस 0 है उसकी, तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड जो है वो 2.5 मिली जाउल है। When CQ is 0, the total energy stored in the capacitors, यानी दोनों में मिला के, अच्छा दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, ओके, CQ एंड CP, ठीक है जी, ये दोनों पैरेलल में है और वोल्टेज V लगा हुआ है, और कह रहा है कि Q वाले की कैपेसिटेंस जिस टाइम पे 0 है उस वक्त जो टोटल एनर्जी है वो 2.5 मिली जाउल्स है दोनों में इकट्ठी। शो दैट द सप्लाई वोल्टेज V इज़ 5 वोल्ट। ओके, हम क्या करेंगे, वो फार्मूला लगाएंगे, एनर्जी स्टोर्ड जो होती है वो 1/2 CV² होती है। तो चूँकि वो टोटल एनर्जी स्टोर 2.5 मिली जाउल्स कह रहा है, तो ये 1/2 टोटल कैपेसिटेंस आपको लगानी पड़ेगी, जो कि ऐड हो जाती है सीधी सादी, तो वो 0 + 200 माइक्रोफेरेड आ जाएगा।
टाइम्स पोटेंशियल का स्क्वायर। बस अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाना चाहिए जी। ठीक है जी, आंसर 5 वोल्ट्स आना चाहिए। आई होप ये हमने ठीक किया। यस, यही वैल्यूज़ हैं। चलें जी, इसका अगला पार्ट पे जाते हैं। कैलकुलेट द टोटल एनर्जी इन मिली जॉल स्टोर्ड इन द कैपेसिटर व्हेन सी क्यू हैज़ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो ये तो आसान है कि आपने क्या करना है कि जब वो कह रहा है कि 400 है तो फिर आप बताएं। दोबारा से यही वाला फार्मूला लगाएंगे जो अभी लगाया है। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू उसमें टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 टोटल कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल का स्क्वायर। तो पोटेंशियल अब आपका जो बैटरी का पोटेंशियल है 5 वोल्ट पता चल चुका है, वो तो कांस्टेंट रहेगा। और यहाँ पे टोटल कैपेसिटेंस अब 200 पहले वाले की, पी वाले की, और 400 दूसरे वाले की पैरेलल में ऐड हो जाते हैं ना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा जी 5 का स्क्वायर ऐसे। तो ये जो एनर्जी है वो आपकी 7.5 मिली जाउल्स आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3। तो इसने कहा है कि ऑन द फिगर स्केच द वेरिएशन ऑफ द टोटल एनर्जी ई स्टोर्ड इन द कैपेसिटर्स विद सी क्यू एज सी क्यू वेरीज फ्रॉम जीरो। तो ये तो जी आसान सी है, जब ज़ीरो थी तो आपकी एनर्जी मेरा ख्याल है 2.5 मिली जाउल्स थी। और एक बात और कि एनर्जी और कैपेसिटेंस जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है टोटल कैपेसिटेंस। तो यानी आप सी क्यू की वैल्यू 0 से 400 तक वेरी करेंगे। तो एनर्जी जो थी उसकी जब 0 पे थी तो टोटल एनर्जी आपको याद है 2.5 मिली जाउल्स अभी निकली थी, और फिर नेक्स्ट पे 7.5 मिली जाउल्स निकली है। तो स्ट्रेट लाइन इसलिए क्योंकि लीनियर रिलेशन है। ठीक है, अच्छा, अब लीनियर रिलेशन कैसे है वैसे मैं आपको बताऊं कि आप इसको चाहें तो एक चीज़ और आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा बेहतर बात बताने वाली हूँ कि ये ग्राफ की शेप आप कैसे करेंगे। ये देखें, आप ना इसको ओपन कर लें, ये आ जाएगा 1/2 सी क्यू इंटू वी स्क्वायर प्लस 1/2 सी पी इंटू वी स्क्वायर। अब ये वाली टर्म आपकी कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसमें ज़रा देखें ये आपकी क्या क्या चीज़ें बन रही है। ये आपका y है, ये आपका x है, और ये जो है ये आपका ग्रेडियंट है। ठीक है, इस ग्राफ का, और ये चीज़ जो है ये आपकी y इंटरसेप्ट है, और y इंटरसेप्ट असल में आपका वो 2.5 मिली जाउल्स बन रहा था। दैट्स वाई ये ऐसे स्ट्रेट लाइन आई है। समझ आ गई जी कि कितनी प्यारी बात हमें पता चली। तो इस तरह से करके आप इक्वेशंस को इजीली हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ये टेबल वाला। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का मुझे बड़ा वो था परेशानी कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, ये बार बार आपको करना चाहिए। डिफाइन द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये बेटा 3 किस्म की डेफिनेशंस आती हैं, ये ज़रा देख लीजिएगा कि अगर सिर्फ आपसे कहे कि डिफाइन कैपेसिटेंस तो आपने क्या लिखना है। सिर्फ कैपेसिटेंस डिफाइन करने को बोले तो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन होती है चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है जी, और अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये क्या चीज़ है, उसकी कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो तब क्या डेफिनेशन आप लिखेंगे, आप लिखेंगे चार्ज ऑन वन ऑफ द प्लेट्स, ऑन वन ऑफ द प्लेट्स पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है जी, अच्छा, फिर अगर आपकी डेफिनेशन आ जाए कैपेसिटेंस, और जो कि अब नई आपके ऐड हुई है सिलेबस में, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, तो फिर क्या लिखेंगे। आपको पता है ना जो बेसिक कैपेसिटेंस होती है वो क्या होती है, C इज इक्वल टू Q बाई V होती है। तो स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या होता है कि एक मेटल सफ़ियर है, ठीक है, और वो किसी वुडन स्टैंड के ऊपर आपने माउंट किया हुआ होता है। तो मेटल सफ़ियर के ऊपर आप चार्ज स्टोर करवा देते हैं। ठीक है जी, ये लेट से कि पॉजिटिव चार्ज इस पे स्टोर हो गया है और इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो फिर आप इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, चार्ज ऑन द सफ़ियर, चार्ज ऑन सफ़ियर पर यूनिट
पोटेंशियल डिफरेंस एट सरफेस ऑफ स्फीयर। ठीक है, ये सरफेस ऑफ स्फीयर आपने लाजमी लिखना है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि चार्ज आप यहाँ पे पोटेंशियल मालूम कर रहे हो या यहाँ पे कहीं दूर मालूम कर रहे हो, तो फिर गलत हो जाएगा। यानी अगर आप नहीं मेंशन करेंगे सरफेस ऑफ स्फीयर पे, तो फिर क्या होगा कि आप उसको कुछ भी ले सकते हैं। तो सरफेस ऑफ स्फीयर पे, यानी उसमें फिर आप जब सरफेस ऑफ स्फीयर पे लेंगे तो आर जो है वो रेडियस होगा। तो आपको पता है पोटेंशियल का फार्मूला, यानी इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पोटेंशियल का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R होता है। ठीक है जी, और यहाँ पे आप देखें कैपेसिटेंस निकाल भी सकते हैं, Q डिवाइडेड बाय Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, और आपको पता है कि ये Q कैंसिल हो जाता है, तो ये ओवरऑल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R जो है वो आपकी कैपेसिटेंस बन जाएगी। ठीक है, तो ये है जी इसकी बड़ी प्यारी सी बात। यहाँ डेफिनेशन से मुझे याद आ गया कि ये 3 किस्म की डिफरेंट डेफिनेशंस आपको पेपर में आ सकती हैं, और उसका कॉन्सेप्ट सी जो है। नेक्स्ट जी आ जाए, कहते हैं एन इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर्स एक्स ऑफ कैपेसिटेंस सी इज ग्रेजुअली चार्ज्ड so that the final potential difference between its plates is V and the final charge is Q. कहता है on the figure 7.1 sketch the variation of the charge with potential difference for the capacitor X as the PD increases from 0 to V. तो आपको कह रहे ग्राफ बना के दें, तो सिंपल सी बात है C इज इक्वल टू Q बाई V होता है। तो चार्ज और पोटेंशियल डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो ये स्ट्रेट लाइन बनाएगी। ठीक है जी, और इसके नंबर कितने हैं, इसके नंबर की डिस्ट्रीब्यूशन मुझे देखनी पड़ेगी, एक मिनट जी। हाँ जी, ये है चार्ज डिफाइंड चार्ज इज ऑन वन प्लेट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, पिछला हो गया स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन लाइन विद पॉजिटिव ग्रेडियंट, सही हो गया जी। नेक्स्ट है जी, उसने कहा डिटरमिन an expression in terms of Q and V for the work done on the capacitor during the charging process। तो बेटा एनर्जी का फार्मूला होता है, और वो होता है 1/2 QV², नहीं 1/2 QV होता है। ठीक है जी, आप ये भी देख लेना कि एरिया अंडर ग्राफ होगा, वो एनर्जी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर होता है, तो 1/2 QV बन रहा है। और यहाँ पे आप एक्सप्लेन योर रीजनिंग करेंगे, तो एक्सप्लेन योर रीजनिंग में एक नंबर इसी बात का होगा कि एरिया अंडर ग्राफ जो है वो आपको चार्ज स्टोर्ड चार्ज देगा या वर्क डन देगा। ठीक है, और फिर ये फार्मूला डिराइव होगा। तो एरिया अंडर ग्राफ इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड ऑन चार्ज ड्यू टू द वर्क डन। ठीक है जी, ये एक्सप्लेन योर रीजनिंग। आप देख लें कि एक्सप्लेन योर रीजनिंग के 2 क्वेश्चंस अभी तक आ चुके हैं, मतलब 2 दफ़ा आपने कन्फ्रंट किया है इसके साथ। पहले भी उसमें डेरिवेशन आ रही थी एक्सप्लेन योर रीजनिंग में, और यहाँ पे देखें आपने फिर वही है कि बेसिक कॉन्सेप्ट बताना है कि ये 1/2 QV आया क्यों है असल में। नेक्स्ट जी कह रहा है कि सी पार्ट में क्या कहता है कि अनदर कैपेसिटर वाई इज इनिशियली अनचार्ज। एक कैपेसिटर वाई है जो कि अनचार्ज है। द फुली चार्ज कैपेसिटर एक्स इज इन बी इज नाउ कनेक्टेड टू द वाई। वो जो फुली चार्ज हुआ हुआ कैपेसिटर था, जिसके बारे में क्या कहा गया था कि उसका चार्ज क्यू है, पोटेंशियल वी है उसके ऊपर, और क्या था, उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या दी हुई थी, एक मिनट जी, उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू दी हुई थी, आई थिंक सो सी दी हुई थी। हाँ जी जी, सी उसकी कैपेसिटेंस थी, चार्ज की वैल्यू क्यू थी, और पोटेंशियल उसका वी था। तो ये उसकी इंफॉर्मेशन थी, कैपेसिटेंस सी है, और ये यहाँ पे लगा हुआ है। और उसके सामने उन्होंने क्या कर दिया है कि एक और कैपेसिटर लगाया हुआ है जो कि बिल्कुल अनचार्ज है। तो अगर पोटेंशियल बिल्कुल अगर कैपेसिटर बिल्कुल अनचार्ज है, तो चार्ज की वैल्यू उस पर 0 होगी इनिशियली, और पोटेंशियल की वैल्यू भी इनिशियली 0 होगी। तो कैपेसिटेंस तो उसकी पता नहीं कितनी है, वो तो मालूम करनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे इनिशियल चार्ज आपका क्यू है, ये जो मैं वैल्यूज़ लिख रही हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनिशियल पोटेंशियल की वैल्यू वी है,
और कैपेसिटेंस जो है वो तो C है ही है, उसमें इनिशियल फाइनल का कोई रौला नहीं है क्योंकि कैपेसिटेंस तो चेंज नहीं ना होगी कैपेसिटर्स की। हाँ, उनके ऊपर चार्ज और पोटेंशियल जो है वो वेरी करेगा, तो इनिशियल ही है। लेकिन जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे तो चार्ज ट्रांसफ़र होगा कहाँ से कहाँ, यहाँ से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, क्योंकि बेटा इसका पोटेंशियल 0 था पहले और इसके ऊपर पोटेंशियल V था, तो चार्ज जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रैवल करता है और उस वक्त तक करता रहेगा जब तक पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। यानी फाइनल पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर X अगर वो V प्राइम है तो फाइनल पोटेंशियल ऑफ Y जो है वो भी V प्राइम ही होगा। यानी X का फाइनल पोटेंशियल और Y का फाइनल पोटेंशियल जो है वो सेम होगा, ठीक है, वो V प्राइम हो जाएगा। दोनों पे फाइनली सेम पोटेंशियल आ जाएगा क्योंकि चार्ज उस वक्त तक ट्रांसफ़र होता रहेगा जब तक कि पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। जैसे ही पोटेंशियल सेम होगा चार्ज का ट्रांसफ़र जो है वो रुक जाएगा। अब हमने करना क्या है जी कि उसने कैपेसिटेंस Y की बता दी है 3C। चलें जी, मैं वैल्यू यहाँ पे मैंने नहीं लिखी थी, इसको लिख देते हैं। X की कैपेसिटेंस जो थी वो C थी और Y की कैपेसिटेंस है जी 3C। कहते हैं कंप्लीट द टेबल 7.1 टू शो द एक्सप्रेशंस इन टर्म्स ऑफ Q एंड V फॉर द फाइनल PDs across and the final charges on the two capacitors. Use the space below for any working. आपने फाइनल पोटेंशियल की वैल्यूज़ बतानी है और आपने फाइनल चार्ज की वैल्यू भी बतानी है दोनों पे, X और Y पे। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं इस सिलसिले में? हमें फार्मूला पता है वो वाला C इज़ इक्वल टू Q/V वाला फार्मूला। ओके, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि ये फाइनल वाली कहानी ना, फाइनल चार्ज और फाइनल पोटेंशियल, ठीक है, ये यूज़ करते हैं X के लिए भी और Y के लिए भी सेपरेटली। तो मैं इन्हें CX के लिए ये इक्वेशन लिख दी, ये फाइनल के लिए, यानी कि आफ्टर कनेक्ट करने के बाद ये X का जो कैपेसिटेंस है वो C ही रहेगी, उसका चार्ज मुझे नहीं पता, वो तो मालूम करना है, और ये जो फाइनल पोटेंशियल है वो V प्राइम हो जाएगा। यहाँ से आप V प्राइम को सब्जेक्ट बना लें तो ये आ जाएगा C इंटू चार्ज ऑन ये X। अच्छा, उसके बाद आप इसी तरह ऐसी ही एक इक्वेशन बना लें भला किसके लिए, Y वाले के लिए भी। तो ये आ जाएगा CY इज इक्वल टू चार्ज, फाइनल चार्ज ऑन Y एंड फाइनल पोटेंशियल ऑन Y। तो ये CY की वैल्यू 3C है, चार्ज ऑन ये आ गया और ये पोटेंशियल आ गया। यहाँ से पोटेंशियल को आप अलग कर लें और ये मैं इसलिए कर रही हूँ, ये आ जाएगा, मैंने पीछे मुझे लगता है कि गलत कर दिया है। आप लोगों में से मुझे किसी ने करेक्ट भी नहीं किया, इसका मतलब है सो रहे हैं। ये मैंने गलत कर दिया था, अभी आंसर भी सब गलत हो जाना था, ओवर C है। इसी तरह यहाँ पर भी QFY ओवर 3C आ जाएगा। इन दो इक्वेशंस को अगर आप इक्वेट करा लें तो ये आ जाएगा QFY ओवर 3C इज इक्वल टू QFX ओवर C। C दोनों साइडों से कट गया, यानी चार्ज ऑन Y जो है वो 3 टाइम्स द चार्ज ऑन X है। और आपको पता है कि अगर इनिशियली इस पे चार्ज Q था और फाइनल जो इस पे चार्ज है वो स्मॉल q में लिख लेती हूँ। चीज़ समझ आ गई आप लोगों को कि इनिशियली इस पे चार्ज Q था और इसमें से कुछ चार्ज इधर ट्रांसफ़र हुआ। मैं उस चार्ज की वैल्यू, लेट्स से कि मैं कहूँ कि ये 5 कूलम चार्ज था, तो 2 कूलम्स इधर ट्रांसफ़र हो गया, उस 2 कूलम को मैं स्मॉल q कह रही हूँ। तो अब जो इस पे रिमेनिंग चार्ज होगा, यानी फाइनल चार्ज को क्या होगा, 5 कूलम माइनस 2 कूलम, तो वो आपके पास इसका रिमेनिंग चार्ज आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये इस तरह से करके हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये आपका X का फाइनल चार्ज आ गया, ये Y का फाइनल चार्ज मैंने एज्यूम कर लिया कि ये Q है। तो अब जी इसको सॉल्व कर लेते हैं। फाइनल चार्ज अगर ये Q है तो ये आ जाएगा 3Q माइनस स्मॉल q, और अभी हम ये इस पे फाइनल चार्ज की वैल्यू यानी स्मॉल q की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा Q इज़ इक्वल टू 3Q माइनस 3Q इधर आ गया, तो ये आ जाएगा 4Q इज़ इक्वल टू 3Q, यानी स्मॉल q की वैल्यू आ जाएगी 3Q/4।
यानी जो चार्ज इधर ट्रांसफ़र होगा y पे, यानी फाइनल चार्ज ऑन y जो होगा वो, यानी स्मॉल q की वैल्यू निकली है 3q/4। हाँ जी, 3q/4 निकली है। तो ये चार्ज जी उधर ट्रांसफ़र हो गया, यानी 3/4 ऑफ द चार्ज जो है वो y प्लेट पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो फाइनल चार्ज ऑन y विल बी 3/4 ऑफ द q, और जो रिमेनिंग चार्ज होगा यानी फाइनल चार्ज ऑन x, इधर किधर लिख रही हूँ, ये फाइनल चार्ज ऑन x जो होगा वो 1/4 q होगा। टोटल चार्ज अगर q था उसमें से 3/4 उधर ट्रांसफ़र हो गया। रिपीट करती हूँ जी, मैंने क्या बताया। सबसे पहले मैंने क्या किया था कि टोटल जो कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है C=Q/V वो लगाया था, और फिर मैंने फाइनल x के ऊपर जो फाइनल चार्ज और फाइनल पोटेंशियल है वो किया। फिर मैं बेसिकली जो वर्किंग कर रही थी वो इस बात पे कॉन्सेप्ट लगा रही थी कि पोटेंशियल दोनों का सेम है, तो पोटेंशियल दोनों का इक्वेट करा दूंगी। वही काम मैंने किया जी। इसके लिए अलग से एक मैंने इक्वेशन लिखी और पोटेंशियल की वैल्यू v प्राइम इसकी भी रखी, और देखें इन दोनों वैल्यूज़ को, इसको और इसको इक्वेट करा दिया। और उसके बाद फिर जब मैं यहाँ तक पहुँची तो अब मैं परेशान थी कि यार फाइनल चार्ज q और y का नहीं, कैसे मैं बताऊँ। तो मुझे फिर एकदम से ख्याल आया कि यार अगर इनिशियल चार्ज इधर q है तो कुछ चार्ज इधर ट्रांसफ़र हुआ होगा, लेट इट बी, अगर वो स्मॉल q है तो मैं उसको q की टर्म्स में लिख के आंसर निकाल सकती हूँ। तो फाइनली जो है q पे x वाले पे जो चार्ज होना था वो इनिशियल चार्ज में से वो जो पोर्शन दूसरे पे ट्रांसफ़र हो गया है उसको माइनस करके ज़ाहिर है रिमेनिंग चार्जेस पे आना था। तो मैंने यूँ लिख लिया कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, और बस उसके बाद जी हम लोगों ने इसको पुट किया और हमें स्मॉल q की वैल्यू पता चल गई। यानी स्मॉल q की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कैपिटल Q, क्योंकि उसने क्वेश्चन में यही कहा हुआ था कि आपने इसकी टर्म्स में आंसर करना है। तो ये जी निचले वाला काम हो गया। अब मेरा तो बहुत काम आसान हो चुका है कि चूँकि v प्राइम दोनों का सेम है तो मैं इसमें वैल्यू डाल देती हूँ, यानी v प्राइम, क्योंकि v प्राइम यानी फाइनल पोटेंशियल दोनों का सेम है तो v प्राइम आ जाएगा रिमेनिंग चार्ज ऑन x जो कि 1/4 q मैंने अभी निकाला है डिवाइडेड बाई c, यानी कि 1/4 ऑफ q/c। और आपको पता है कि q/c पोटेंशियल है, क्योंकि उसने c की टर्म्स में आंसर देने को मना किया है, उसने सिर्फ q और v में इजाज़त दी है आपको। तो आपको पता है कि q/c जो है वो v है, तो v प्राइम = v/4 हो जाएगा। यानी जब आप उन्हें कनेक्ट करेंगे तो दोनों प्लेट्स के ऊपर जो फाइनल पोटेंशियल आएगा वो v/4 होगा। कहने का मकसद ये है कि थोड़ा सा जगह बना दूं समझाने के लिए कि इस पे इनिशियल पोटेंशियल v था और इस पे इनिशियल पोटेंशियल 0 था, लेकिन जब चार्ज ट्रांसफ़र होगा तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल, चूँकि ये दोनों ऐसे कनेक्टेड हैं कि पैरेलल में हैं, तो इनके ऊपर पोटेंशियल v/4 और v/4 आ जाएगा। अच्छा, इसमें इसका मतलब है कुछ एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ हुई है, ओवरऑल एनर्जी में डिक्रीज़ आया होगा, क्योंकि मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि स्टेट वेदर द टोटल एनर्जी इन द टू कैपेसिटर्स इज लेस दैन द सेम एज और ग्रेटर दैन द इनिशियल एनर्जी। हम ये करेंगे कि आपने चूँकि टोटल एनर्जी निकालनी है दोनों कैपेसिटर्स की और इनिशियल के साथ कंपैरिजन करना है, तो मैं इनिशियली x वाला जो कैपेसिटर था उसकी एनर्जी 1/2 CV² थी और y वाले कैपेसिटर की एनर्जी 0 थी। उसकी वजह यह कि उसके ऊपर पोटेंशियल भी 0 था इनिशियली, तो फार्मूला v/1/2 CV² से उसके ऊपर अगर पोटेंशियल 0 है तो उसकी एनर्जी भी 0 होगी। तो यहाँ पे आप टोटल एनर्जी का फार्मूला लगा सकते हैं कि वो आ जाएगा EXI + EYI, और ये टोटल इनिशियल है, ठीक है जी, ये इनिशियल के लिए। और उसके बाद यहाँ पे ये इनिशियल है दोनों का टोटल, और ये आ जाएगा 1/2 CV²। लेकिन बाद में जो x का एनर्जी है वो आ जाएगी 1/2 CV/4 का स्क्वायर, और जो y की एनर्जी है फाइनल वो आ जाएगा 1/2 3C × V/4 का स्क्वायर। अब आपने इन दोनों को ऐड कर लेना है, यानी ये आ जाएगा 1/2 CV²/16, और इसका आंसर आ जाएगा 3/2 CV
वी स्क्वायर बाई 16 और आप इन दोनों का टोटल ऐड कर लें, टोटल एनर्जी टोटल, लेकिन ये आपकी फाइनल है। तो ये आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करें तो देखें वी स्क्वायर बाई 16 और 1/2c और वी स्क्वायर बाई 16 इसमें कॉमन आ जाता है और यहाँ पे इधर 1 आ जाएगा और इधर 3 आ जाएगा। ये देखें, अगर मैं आपको वो प्रॉपर लिख के दिखाऊं तो आप समझ गए होंगे इस टर्म को और इस टर्म को ऐड करना है। तो इनमें 1/2c वी स्क्वायर दोनों टर्म्स में कॉमन है और इस टर्म में से अगर आपने 1/2c वी स्क्वायर बाई 16 निकाल लिया तो इधर 1 रह जाएगा, इधर 3 रह जाएगा। तो ये आ जाएगा 4/2c वी स्क्वायर बाई 16। तो 4 4 16 हो जाता है। तो ये जो फाइनल आंसर आएगा आपका सी वी स्क्वायर बाई 8। तो ये देखें सी वी स्क्वायर बाई 2 के कंपैरिजन में सी वी स्क्वायर बाई 8 आपकी टोटल एनर्जी डिक्रीज़ हो गई है।